Hello students, today we will discuss about your second chapter solution and today's topic is colligative property। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है और एक्जियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। तो बच्चों जो ये टॉपिक हमने पढ़ा था ये लिक्विड सॉल्यूशन में था, ये लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। मतलब कि यहाँ पे आपका सॉल्यूट भी लिक्विड था और सॉल्वेंट भी लिक्विड था। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें जो हमारा सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड होगा, ठीक है, और जो सॉल्वेंट होगा वो वोलेटाइल लिक्विड्स होगा, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स होगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझने से पहले ये चीज़ हमको जान लेना है, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्यूट का ज़्यादा, सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है कि सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, आप लोग जानते हो वेपर प्रेशर क्या होता है। मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर लिया है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर आर दैट प्रेशर विच आर एक्सर्टेड बाई वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो वेपर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है। और कहाँ एक्सर्ट किया जाता है? लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर। ऐसे प्रेशर को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। अब आप समझो जितना ज़्यादा वेपर होगा उतने ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होंगे। तो जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो बच्चों आप जानते हो जितना ज़्यादा वेपर होता है उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है। तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल लिक्विड्स है, और उसमें जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है बच्चों? सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। अब ये जो सॉल्यूट है हमारा, ये जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसका मतलब इसमें वेपर नहीं बनेंगे, इसमें वेपर नहीं बनेंगे। तो जब हम इसको इसमें मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसके प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ता है? ये सॉल्वेंट के वेपर से ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर इसका कि कम होता है, ठीक है। सपोज दैट हमारा क्या है, इसमें ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है बच्चों। तो इसमें ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं और जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्लोज कर दिया क्योंकि आप जानते हो वेपर प्रेशर जो हमेशा क्लोज कंटेनर बनता है, कभी ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर नहीं बनता है। तो जब हम इसको हीट देते हैं तो इनकी क्या होती है, टेम्परेचर देने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे पर कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, ये सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, यही सबसे पहले वेपर बनाते हैं। मान लो सरफेस पे 20 पार्टिकल्स हैं, सरफेस पे सॉल्वेंट के 20 पार्टिकल्स हैं, तो कितने वेपर बनेंगे बच्चों? 20 वेपर बनेंगे। और 20 वेपर कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे जाके 20 वेपर टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो 20 जो वेपर हैं, जो 20 वेपर हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, सब आके लिक्विड के सरफेस पर गिरेंगे। तो ये प्रोसेस ऐसे होता रहेगा, एक इक्विलिब्रियम सेट होता रहेगा, मतलब कि वेपर बनता रहेगा और ये लिक्विड बन के नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। तो ये प्रेशर जो एक्सर्ट करेंगे उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। अब मान लो ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ठीक है, हमने इसको क्लोज कर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन, इसमें हमने सॉल्यूट मिला दिया, और कैसा सॉल्यूट मिलाया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें हमने कैसा सॉल्यूट मिलाया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका वेपर नहीं बनता। तो आप सोचो जब पहले ये वाटर था, सपोज दैट ये वाटर था, तो इसमें जितने पार्टिकल्स थे सब यहाँ पे वाटर के थे। लेकिन अगर हमने क्या किया, इसमें शुगर मिला दिया, तो सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स वाटर के रहेंगे और कुछ शुगर के रहेंगे, है ना, क्योंकि पूरे तो वाटर के रहेंगे नहीं, क्योंकि जो शुगर होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। मान लो पहले 20 थे, तो शुगर के आने से कुछ पार्टिकल्स किसके हो गए? शुगर के हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्वेंट के कम हो जाएंगे कि नहीं? कम हो जाएंगे। तो ये आपका, ये मान लो जो छोटे वाले होंगे ये सॉल्वेंट का पार्टिकल्स है
और ये बड़ा वाला सॉल्यूट का पार्टिकल्स है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ये ऐसे पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके सरफेस पे हो जाते हैं। ठीक है, तो छोटे वाले देखो, छोटे वाले कितने हैं, बहुत कम हो गए, पहले इतने थे, जितने थे सब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से सब वेपर बन गए। लेकिन यहाँ पे ये तो वेपर बनेगा, लेकिन ये वेपर नहीं बनेगा, लेकिन ये वेपर नहीं बनेगा, ये बनेगा बट ये नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका वेपर नहीं बनेगा। तो जब उनका वेपर नहीं बनेगा तो उनका वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो वेपर जिसका कितने वेपर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 वेपर बनेंगे और 6 ही वेपर 6 यहाँ पे जाएंगे, लिक्विड में चेंज होंगे और तो ये नीचे गिरेंगे। और यहाँ पे देखो कितने गिर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वेपर हमारे बन रहे हैं। तो जितने सब जाएंगे टकराएंगे। तो ज़्यादा इस पे टकराएंगे कि इस पे टकराएंगे, भैया इस पे टकराएंगे ना, क्योंकि सभी इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वेपर बना रहे हैं और सभी ऊपर जाके क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और यहाँ पे केवल 6 पार्टिकल जा रहे हैं और 6 पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो 6 पार्टिकल का प्रेशर ज़्यादा होगा कि 11 पार्टिकल्स का ज़्यादा होगा, 11 ऑब्वियसली 11 पार्टिकल्स का ज़्यादा होगा। तो ऑलवेज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन वी एड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। क्यों वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जब सॉल्वेंट होता है तो आप जानते हो जो वेपर जिनका बनता है, जिन पार्टिकल्स का, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं का वेपर बनता है। तो जब सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट होता है तो सरफेस के पार्टिकल्स, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पर ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो इनके पार्टिकल्स की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। तो कुछ पार्टिकल्स सॉल्यूट के आ जाते हैं और जो सॉल्यूट है हमारा वो नॉन वोलेटाइल है, वो नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब वो वेपर नहीं बना सकता। तो जितने हमारे इसमें कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेपर कम हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ वेपर कम हो जाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर बच्चों कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इसमें कम बन रहा है और इसमें प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो एक बात आपको याद रखनी है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ऑलवेज कम होता है। या आप यूँ कह सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारा, क्योंकि इसका यूज़ आगे आने वाला है तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी था कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और इसके पहले हमने राउल्ट्स लॉ में देखा था, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P1 नॉट से। किससे, P1 नॉट से। ठीक है, और जो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, देखो इसमें सॉल्यूट हमने मिला दिया, ठीक है, तो सॉल्यूट मिलाने से इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P1 है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P1 है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन P1 है। अगर हमने इसमें जो सॉल्यूट मिलाया है उसका वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो P1 प्लस P2 मतलब जो P2 है, जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट सॉल्यूट है, तो उसका, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का P1 प्लस P2 क्या होता है, टोटल सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर कितना होता है, P1 प्लस P2। तो ये हमारा P2 क्या है, 0 है। क्यों 0 है बच्चों, क्योंकि इसका वेपर नहीं बनता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, P1 होगा। अब हम देखते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने पर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने पर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो कितना कम हो जाता है, वो कितना कम हो जाता है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमने जान लिया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इनटू वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होता है। और क्यों ज़्यादा होता है बच्चों, इसलिए ज़्यादा होता है कि जो हमारा हमने इसमें सॉल्यूट मिलाया है वो कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दैट प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बात समझे आप लोग। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ये सॉल्यूट के, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स नेचर, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो हमने 1 लीटर वाटर में शुगर मिला दिया, कितना शुगर मिलाया, कितना चीनी मिलाया, कितना शुगर मिलाया या कितना सॉल्ट मिलाया, उस पर डिपेंड कर उस पर डिपेंड, उसकी मात्रा पे डिपेंड करेगा। ये नहीं डिपेंड करेगा कि हमने शुगर मिलाया कि सॉल्ट मिलाया, उसके नेचर पर नहीं डिपेंड करेगा। इट डिपेंड ऑन ओनली इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आओ हम देखते हैं कैसे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन आपको समझ में आया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है तो उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। या जो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? विच आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, उसके पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? डिफिनीशन क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दैट प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों आदि इसके टाइप्स देखते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, पहला अभी आपको मीनिंग समझाते हैं इसका। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या होगा बच्चों? तीसरा हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा हो जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों आपके सिलेबस में ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप्स के होते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स के होते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कितनी कमी आती है रेस्पेक्ट टू इनिशियल वेपर प्रेशर। रेस्पेक्ट टू इनिशियल वेपर प्रेशर इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले स्टार्टिंग में जो उसका वेपर प्रेशर होता है उसके रिलेटिव या उसके रिलेशन में इसमें कितना कमी आती है सॉल्यूशन में, वही हमारा क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले हमारा सॉल्वेंट था, इसका मान लो वेपर प्रेशर कितना था? 5 था, 5 बार था। ठीक है, 5 बार इसका वेपर प्रेशर था। जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल मिला दिया तो इसका सॉल्यूशन जो बना उसका कितना हो गया? 3 बार हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर? 5 - 3/5। ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर, पहले इनिशियल का कितना था? 5 था, तो नीचे हम 5 इनिशियल वाला लिखेंगे क्योंकि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ठीक है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाना होता है। एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितनी इंक्रीजिंग होती है? ठीक है, तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? इंक्रीमेंट हो जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये बच्चों चारों क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये चारों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेंगी, सॉल्वेंट या नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेंगी। तो देखते हैं कैसे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड किया तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, ये तो कह रहा है लेकिन हम इसको देखेंगे कि डिपेंड करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो बच्चों एक एक को पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है,
अब देखो हमारे पास हम बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो जो सॉल्यूट होता है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है हमारे पास, और जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल लिक्विड्स है ना। तो मान लो पहला कंपोनेंट हमारा, फर्स्ट कंपोनेंट इज क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा सॉल्वेंट है, जो वोलेटाइल है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ये सॉल्वेंट है। और सेकेंड कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट है बच्चों, है ना। तो जो हमारा सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स होगा क्या होगा, N1 होगा, और जो सॉल्यूट का होगा N2 होगा। अब अगर इस पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, किसका, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, और ये सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स है। अगर ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इस पर डिपेंड किया, वी कैन से दैट इट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बच्चों रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, व्हेन वी एडेड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, देन इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वेपर प्रेशर, इट्स इनिशियल वेपर प्रेशर इज डिक्रीजिंग रिलेशन टू इनिशियल प्रेशर इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके वेपर प्रेशर में जो कमी आती है, कब, जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो जो सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो वो कितना कम होता है इनिशियल प्रेशर वेपर प्रेशर की कंपैरिजन में या रिलेशन में, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों, जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, P1 नॉट होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर P1, पूरे सोल्यूशन का P1 प्लस P2 होता है। P1 प्लस, मान लो पूरा सोल्यूशन जैसे बन गया, तो आपने देखा था राउल्स लॉ में, P = P1 प्लस P2। ये हमारा क्या है, सॉल्यूट का प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, और ये सॉल्वेंट का। तो सॉल्यूट का टोटल प्रेशर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सॉल्यूट है हमारा नॉन वोलेटाइल है। तो ध्यान दीजिएगा, तो P2 हमेशा क्या होगा, 0 होगा। P2 क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल है बच्चों, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो P = टोटल प्रेशर कितना होगा, P1 होगा, और P1 = होता है P1 नॉट x1। P1 नॉट x1, P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, यही हमारा जो होगा, यही सोल्यूशन का वेपर टोटल प्रेशर हो जाएगा P1, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। तो पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो P = क्या है, P1। तो P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सॉल्वेंट का। जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है इसमें सोल्यूशन में, वही हमारा होता है P1, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो P1 = हम राउल्स लॉ में पढ़े हैं, क्या होता है, P1 नॉट x1। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं कितना चेंजिंग होता है। तो कितना चेंजिंग, डेल्टा P = क्या होगा बच्चों, आप जानते हो किसी में अगर हमको डिफरेंस निकालना होता है, कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितना कमी हो रही है, तो क्या करते हैं, ज़्यादा वाले में से कम को माइनस करते हैं। तो ज़्यादा किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। ज़्यादा किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। तो ये हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1। सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और ये प्योर सॉल्वेंट का है। तो प्योर, आप अभी जाना ना, जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का, ये हमेशा सोल्यूशन की वेपर प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए हम कितना इसमें कमी हुई, हाँ, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग, यही हमारा लोअरिंग वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा P1 नॉट माइनस P1, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना इसका कम हुआ, P1 नॉट माइनस P। मान लो पहले 5 था, जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, इसका 3 हो गया, 5 - 3 हो गया। ठीक है, अब देखो P1 नॉट माइनस P, तो यहाँ पे अगर मान लो हमने क्या कर दिया, डेल्टा P। अब ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है बच्चों,
तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, तो ये इनिशियल वेपर प्रेशर हमारा सॉल्वेंट का होता है P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट, P1 नॉट। ठीक है, इतना बात क्लियर आई। ये हमने P1 नॉट क्यों किया? ये हमने P1 नॉट इसलिए किया कि ये हमको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता रहा है। अभी हमारा ये जो डेल्टा P था ये क्या था? ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था। एकदम बात समझिएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में डिफरेंस होता है। लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कितनी कमी आती है? P1 नॉट माइनस P1, इतनी कमी हो जाती है इसमें वेपर प्रेशर में। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? इनिशियल वेपर प्रेशर के कंपेयर में कितनी कमी होती है। ठीक है, तो P1 नॉट से हम क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे। अब बच्चों देखो P1 नॉट माइनस P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और P1 नॉट क्या है? ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट या प्योर सॉल्वेंट, कंपोनेंट नहीं प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P1 की जगह लिख सकते हैं बच्चों P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1 अपान P1 नॉट। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा P अपान P1 नॉट। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे P1 नॉट यहाँ भी है ना, तो P1 नॉट क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो P1 नॉट कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस x1 इज अपान P1 नॉट। तो P1 नॉट से कट गया, तो डेल्टा P अपान P1 नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस x1। इतना क्लियर है, बहुत आसान है। ये हमारा मान लेंगे जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है सॉल्वेंट, उसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स N2 हैं, और जो प्योर कंपोनेंट है या प्योर सोल्यूशन है हमारा, प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर है P1 नॉट, और जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? 0 होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा नहीं। तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है P1 है। तो डेल्टा P कितनी कमी हुई, कितना उसमें उसके वेपर प्रेशर में, जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर में कितनी कमी हुई जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया, तो कितना कमी हुई? P1 नॉट माइनस P1, इसको हम डेल्टा P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जब निकालेंगे तो इनिशियल वेपर प्रेशर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये डेल्टा P अपान P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P1 इक्वल टू, हम राउल्स लॉ में पढ़े थे, P1 इक्वल टू क्या होता है? P1 नॉट x1, P1 नॉट x1, और ये P1 क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन में होगा वही तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वही सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो P1 नॉट माइनस P1, तो P1 की जगह हमने क्या लिख दिया? P1 नॉट x1, तो ये हो गया P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1। तो यहाँ से P1 नॉट हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये P1 नॉट से कट गया, तो क्या बच गया? 1 माइनस x1। तो हमारा डेल्टा P अपान P1 नॉट इक्वल टू कितना आ गया? 1 माइनस x1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप इसको स्क्रीन शॉट ले लेंगे। अब हम इसको यहाँ से फिर लिखते हैं। अब देखो ये हमारा कितना आ गया? डेल्टा P अपान P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1। अब एक चीज़ आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन का, x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना होता है? 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस x1। अब x2 की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे? x2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा P अपान P1 नॉट इज इक्वल टू x2। x2 क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सेकेंड कंपोनेंट हमारा क्या होता है? सॉल्यूट होता है। हमने पहले ही लिख दिया था, मान लिया था, जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट होगा सॉल्यूट होगा। तो x2 क्या है? नंबर ऑफ या मोल फ्रैक्शन है। x2 इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा P अपान P1 नॉट इज इक्वल टू x2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, अब डेल्टा P को हम क्या लिख सकते हैं? P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट।
है ना, इज इक्वल टू x2। अब देखो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया है, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स n1 होगा, पहले ही मान लिया हमने, जो सॉल्यूट होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स n2 होगा। तो क्या हो जाएगा n2 अपान n1 प्लस n2। यही होता है ना मोल फ्रैक्शन का फार्मूला, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट। ठीक है, अब देखो डाइल्यूट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, जो N2 की वैल्यू होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब इसमें जो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसका अमाउंट क्या होगा, बहुत कम होगा। तो N2 इज लेस देन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन आप जानते हो कि इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, बहुत कम होता है, वाटर का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो हमारा N2 होगा वो N1 के कंपेयर में बहुत कम होगा, तो N2 इज़ मोर लेस देन N1। तो N2 को हम क्या कर सकते हैं, N1 के कंपेयर में N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपान N1, क्योंकि हमारा N2 क्या हो गया, 0 हो गया, N2 अपान N1। ठीक है, तो ये देखो P1 नॉट माइनस, पहले जो हमारा सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर, इनिशियल वेपर प्रेशर कितना था, P1 नॉट था। जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना था, P1 हो गया। तो ये इसमें से इसका ज़्यादा था, इसका कम हुआ, तो इसमें हमने देखा कितना वेपर प्रेशर लो हुआ, तो P1 नॉट माइनस P1। अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है, तो हम यहाँ अपान क्या कर देंगे, इनिशियल वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का था, तो P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपान N1। तो ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो वी कैन से दैट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो N2 इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जो हमने सॉल्यूट को सेकंड कंपोनेंट माना है, तो N2 की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, इसका गिवन मास अगर W2 है और इसका मोलर मास M2 है, और अपान क्या हो जाएगा N1। तो जो हमारा सॉल्वेंट है इसका गिवन मास कितना है W1 और इसका मोलर मास M1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, M1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू अपान P1 नॉट इज इक्वल टू W2। अब ये M1 ऊपर चला जाएगा, W2 अपान M1 इंटू M1 अपान M2 इंटू W1। तो ये बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपान M2 इंटू W1। ठीक है, या यहाँ तक आप लिख सकते हो P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपान M1। ठीक है, और W2 क्या है बच्चों, ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, M1 क्या है, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 क्या है, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा सॉल्वेंट है, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमारा सॉल्यूट है। तो जितने आप 2 लगेगा, चाहे P2 होगा, चाहे W2 होगा, चाहे N2 होगा, सब किसके होंगे, सॉल्यूट के वैल्यू होंगे। जैसे N2 है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, W2 है तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, X2 है तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।